गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म, ठीक है, केंचुए की आकारी की स्टार्ट कर रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, जो अपन ने पढ़ा था उसको अपन थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थवर्म, यानी केंचुए की आकारिकी। ये वाला जो टॉपिक था अपना चल रहा था। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था अर्थवर्म होते हैं, उनका जो कलर होता है वो होता है लाल भूरे। अर्थवर्म होंगे वो कौन से कलर के होंगे? लाल भूरे रंग के। ठीक है, तो अर्थवर्म लाल भूरे रंग के होते हैं और किसकी हैं? पोरफायरिन वर्णक की वजह से। इनका जो कलर होता है वो कौन से वर्णक की वजह से होता है? पोरफायरिन वर्णक की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ने पढ़ा इसके आकार का। तो इसका जो आकार होता है वो होता है कैसा? बेलनाकार, यानी सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, इनका आकार होता है बेलनाकार और ये 100 से 120 खंडों के अंदर बटे होते हैं। केंचुए जो होते हैं वो 100 से 120 खंडों के अंदर बटे होते हैं और इनका जो प्रत्येक खंड है मेटामियर कहलाता है। इसका जो प्रत्येक खंड है वो क्या कहलाता है? और मेटामियर के बनने की जो प्रक्रिया है वो मेटामेरिज्म कहलाती है। ठीक है, बाद में अपन ने पढ़ा था इसका आवास। तो जो केंचुए होते हैं वो नम पे पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाएंगे? नम मिट्टी में। और शुष्क मिट्टी के अंदर ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो ये नम मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसके दो सरफेस होते हैं। पहला सरफेस होता है वो होता है पृष्ठ सतह, जिसको अपन ने डॉर्सल सरफेस कहा था। और दूसरा सतह होता है वो होती है आपकी अधर सतह, जिसको अपन ने वेंट्रल सरफेस कहा था। तो हम कैसे पता करते हैं कि जो केंचुआ होता है उसकी डॉर्सल सरफेस कौन सी है और उसकी वेंट्रल सरफेस कौन सी है? तो कल अपन ने पढ़ा था कि डॉर्सल सरफेस की बात करें तो जैसे कि मान लो अपन ने एक केंचुआ बनाया है यहाँ पे, ठीक है, अगर केंचुए के सेंटर में एक आपको मिड लाइन दिखाई दे रही है रेड कलर की। कौन से कलर की? रेड कलर की मिड लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब आप उसकी कौन सी सरफेस को स्टडी कर रहे हैं? उसकी डॉर्सल सरफेस को स्टडी कर रहे हैं, यानी पृष्ठ सतह को स्टडी कर रहे हैं। और ये जो मिड लाइन है इसको अपन ने बोला है डॉर्सल मिड लाइन। डॉर्सल मिड लाइन, ये कौन सी लाइन होती है? डॉर्सल मिड लाइन होती है, जो एक प्रकार की पृष्ठ रक्त वाहिका होती है, डॉर्सल ब्लड वेसल। कौन सी ब्लड वेसल होती है? डॉर्सल ब्लड वेसल। तो फेस है। ठीक है, अपन कैसे डिसाइड करेंगे? इसका जो वेंट्रल सरफेस होता है दो प्रकार के जनन छिद्र आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो होता है वो होता है नर जनन छिद्र, नर जनन छिद्र, और दूसरा जो होता है वो होता है मादा जनन छिद्र। तो अगर आपको नर जनन छिद्र और मादा जनन छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सी सरफेस है? उसकी वेंट्रल सरफेस है। ठीक है बच्चों, तो वेंट्रल सरफेस के बारे में और
लगा सकते हैं कि जहां पर डॉर्सल मिड लाइन दिखाई दे रही है वो उसकी पृष्ठ सतह है, और जहां पे नर जनन छिद्र और मादा जनन छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो उसका अधर सतह है। ठीक है, अब नर जनन छिद्र और मादा जनन छिद्र दोनों उपस्थित हैं, इसका मतलब केंचुआ कैसा है, उभयलिंगी। तो नेक्स्ट कैरेक्टर केंचुए का है कि केंचुआ जो होता है वो कैसा होता है, उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी को अपन बोल देते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब हो गया कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन उपस्थित हो, मेल सेक्स ऑर्गन भी उपस्थित हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन उपस्थित हो, इसलिए केंचुआ कैसा होता है, उभयलिंगी होता है। इसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टर्स अपन ने पढ़े थे केंचुए के, जो अपन को मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं। अब अपन आगे केंचुए का मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम को पढ़ने से पहले अपन ये डिसाइड करते हैं कि केंचुए के अंदर कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं, कि कौन कौन से पोर्स हैं जो केंचुए में उपस्थित होते हैं। उसको अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पोर्स प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म, कि कौन कौन से पोर हैं जो केंचुए के उपस्थित होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला छिद्र अपन पढ़ेंगे वो है माउथ। माउथ को अपन बोलते हैं मुख। ठीक है, दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो होंगे स्पर्मेथिकल पोर। जिसको अपन ने बोला है शुक्रग्राहिका छिद्र। तीसरा पढ़ने वाले हैं मेल जेनाइटल पोर, यानी नर जनन छिद्र। चौथा अपन लेंगे फीमेल जेनाइटल पोर। मादा जनन छिद्र। फिर अपन पढ़ेंगे जेनाइटल पैपिला। जनन पैपिला। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे उत्सर्जी छिद्र, जिसको अपन बोलते हैं नेफ्रिडियोफोर। उत्सर्जक छिद्र। अपन पढ़ते हैं डॉर्सल पोर। पृष्ठ रंध्र। और फिर अपन लास्ट में पढ़ते हैं एनस, जिसको अपन बोलते हैं गुदा। ठीक है, इन छिद्रों के बारे में अपन को पढ़ना है। तो ये केंचुए के 8 छिद्र पाए जाते हैं। सबसे पहला जो छिद्र होता है वो होता है माउथ। दूसरा छिद्र होता है स्पर्मेथिकल पोर, यानी शुक्रगाहिका छिद्र। तीसरा होता है मेल जेनाइटल पोर, नर जनन छिद्र। चौथा होता है फीमेल जेनाइटल पोर, यानी मादा जनन छिद्र। पांचवा होता है जेनाइटल पैपिला। छठा होता है नेफ्रिडियोफोर, यानी उत्सर्जक छिद्र। सातवां होता है डॉर्सल पोर, यानी पृष्ठ रंध्र। और आठवां होता है एनस, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, गुदा कहते हैं। ठीक है, तो इन सारे आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम आपके अर्थवॉर्म का है। ठीक है, अर्थवॉर्म की बाहरी संरचना के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो लगभग अर्थवॉर्म में अंदर 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। और इस डायग्राम के अंदर अपन ने 1 से लेकर 19 खंड बनाए हैं और उसके बाद लास्ट सेगमेंट बनाया है। तो ये केंचुए का क्या है, लास्ट सेगमेंट।
केंचुए के अंदर ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी सत्यखंडी भवन होता है, क्योंकि इसकी देह भित्ति के अंदर खंड, इसकी जो देह गुहा है उनकी भित्ति के खंड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी दोनों के अंदर सेम खंड पाए जाते हैं। तो बाहर भी खंड है और अंदर भी खंड है सेम आकार के, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। और ये लास्ट सेगमेंट है, इसको आप 120वां खंड मान सकते हो या 100वां खंड मान सकते हो। 100 से 120 खंड होते हैं, कोई सा भी आप इसको खंड मान सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसके प्रथम खंड की बात करते हैं। तो इसका जो प्रथम खंड है वो कहलाता है प्रथम खंड, जिसको अपन बोलते हैं प्रोस्टोमियम। जो प्रथम खंड है वो क्या कहलाएगा? प्रोस्टोमियम। ठीक है, प्रथम खंड यानी केंचुए का जो प्रथम खंड है वो क्या कहलाता है? प्रोस्टोमियम कहलाता है। और इसी प्रथम खंड के अंदर क्या उपस्थित होता है? माउथ उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये प्रथम खंड है और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है माउथ, जिसको अपन ने बोला है मुख। ठीक है, तो पहला खंड क्या कहलाता है? प्रोस्टोमियम कहलाता है। और प्रथम खंड में ही यानी प्रथम खंड के सिरे पर ही क्या उपस्थित होता है? माउथ उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, अब इस माउथ की जो ओपनिंग है उसको कवर करने के लिए एक वेज आकार की संरचना पाई जाती है, और उस वेज आकार की संरचना को अपन बोलते हैं प्रोटोस्टोमियम। ठीक है, तो माउथ ओपनिंग को कवर करने के लिए जो आपको वेज आकार की संरचना दिखाई दे रही है इसको अपन बोलते हैं प्रोटोस्टोमियम। क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोमियम। इसको वेज आकार की संरचना है जिसको अपन ने बोला है प्रोटोस्टोमियम। ठीक है, अब इस प्रोटोस्टोमियम का क्या काम होता है? सबसे पहला तो क्या करता है? माउथ की ओपनिंग को कवर करके रखेगा। ठीक है, तो प्रोटोस्टोमियम का फर्स्ट कार्य क्या है कि मुख को कवर करता है, मुख को आवृत करता है, वेज आकार का है, मुख को आवृत करता है। और दूसरा इसका कार्य है कि जब केंचुआ बिल बनाता है तो बिल को खोदने का काम कौन करेगा? प्रोटोस्टोमियम। तो इसका दूसरा जो काम है वो क्या है? बिल खोदने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसके दो काम होते हैं। सबसे पहला काम तो क्या होता है? मुख को आवृत करता है, और इसका दूसरा काम क्या होता है? ये बिल को खोदने में सहायक होता है। ठीक है, तो केंचुए का जो प्रथम खंड है वो क्या कहलाएगा? प्रोटोस्टोमियम कहला रहा है। इसी प्रथम खंड के अंदर क्या उपस्थित होता है? मुख उपस्थित होते हैं, और इसी मुख की ओपनिंग को कवर करने का काम कौन करता है? प्रोटोस्टोमियम। और प्रोटोस्टोमियम का दूसरा काम क्या होता है? बिल खोदने का काम होता है। तो ये जो प्रोटोस्टोमियम है ये खंड के अंदर काउंट नहीं होता है। ध्यान रखना बच्चों कि प्रोटोस्टोमियम को अपन खंड में काउंट नहीं करेंगे, यह खंड के बाहर वाली संरचना है, इसलिए इसको अपन खंड में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपना जो पहला छिद्र है वो क्या हो गया? मुख, वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा अपन बात करते हैं स्पर्मेथिकल पोर की, जिसको अपन बोलते हैं शुक्रग्राहिका छिद्र। तो इसके 5वें से लेकर और 9वें खंड तक, तो देखो इसके अंदर कैसा है? 5वें 6ठे खंड में इस जगह पे, 6ठे 7वें खंड में, 7वें 8वें खंड में, और 8वें 9वें खंड में। ठीक है, तो 5वें 6ठे, 6ठे 7वें, 7वें 8वें और 8वें 9वें खंड के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? शुक्रग्राहिका छिद्र। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेथिकल पोर, यानी शुक्रग्राहिका छिद्र। ठीक है, कौन कौन से खंड में ये उपस्थित होते हैं? ये उपस्थित होंगे 5वें 6ठे खंड में। ठीक है, 6ठे 7वें खंड में, 7वें 8वें खंड में,
और 8वें 9वें खंड के अंदर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है ना बच्चों। फिर उसके बाद में इनकी लोकेशन क्या है, तो जहां पर छिद्र दिखाई दे रहे हैं वो कौन सी सतह होगी, आपके अधर सतह। तो इनका जो लोकेशन है वो क्या है, ये उपस्थित होते हैं अधर पार्श्व सतह पे, अधर पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित होंगे, अधर पार्श्व सतह पर स्थित होंगे। अधर पार्श्व सतह पर स्थित होंगे। और इनका नंबर कितना होगा, ये उपस्थित होंगे 4 पेयर, यानी संख्या में कितने होंगे, ये 4 जोड़ी। कितने होते हैं, 4 जोड़ी। और इनका काम क्या होता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करना। शुक्राणुओं का संग्रहण करना। ठीक है, तो स्पर्मेथिकल पोर, शुक्र ग्राही का छिद्र आपको कौन कौन से खंड में देखने को मिलेंगे, 5वें 6ठे खंड में, 6ठे 7वें खंड में, 7वें 8वें खंड में और 8वें 9वें खंड के अंदर देखने को मिलते हैं। अधर पार्श्व सतह पर ये उपस्थित होते हैं, 4 पेयर में पाए जाएंगे, यानी इनकी संख्या कितनी होगी, 4 जोड़ी। ठीक है, यानी टोटल कितने होंगे, ये 8। और इनका काम क्या होता है, शुक्राणुओं का संग्रहण करना। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अपना 14वां 15वां और 16वां खंड। जब आप 14वें 15वें और 16वें खंड को देखोगे तो आपको एक गुलाबी कलर की पट्टी दिखाई देगी। 14वें 15वें और 16वें खंड में आपको एक गुलाबी कलर की पट्टी दिखाई देती है, मोटी पत्ती, बहुस्तरीय पट्टी होती है ये। क्या होती है, बहुस्तरीय पट्टी होती है। कौन कौन से खंड में होती है ये, 14वें 15वें और 16वें खंड में होती है। ठीक है, तो इस पट्टी को अपन बोलते हैं क्लाइटेलम। इस पट्टी को अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। तो क्लाइटेलम जो है वो कौन कौन से खंड के अंदर पाई जाती है, आपके 14वें 15वें और 16वें खंड में। तो ये कहां कहां पे उपस्थित होगी, 14वें खंड में उपस्थित होगी, 15वें खंड में उपस्थित होगी और 16वें खंड में उपस्थित होगी। ठीक है, कौन से कलर की होती है, गुलाबी कलर की, गुलाबी रंग की बहुस्तरीय पट्टी। क्या होती है, गुलाबी कलर की बहुस्तरीय पट्टी उपस्थित होती है। कहां पे, कौन से खंड में, 14वें 15वें और 16वें खंड में होती है। ठीक है, ये जो क्लाइटेलम है ये ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, तो क्लाइटेलम कौन कौन से खंड में होगा, 14वें 15वें 16वें खंड में। और किससे बनकर बना होगा, ये ग्रंथिल कोशिकाओं से बनकर बना हुआ होगा। और इसका मुख्य काम क्या होता है, कोकून का निर्माण करना, कोकून का निर्माण करना। ठीक है, तो क्लाइटेलम का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, कोकून का निर्माण करना होता है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 14वां 15वां और 16वां खंड जो है एक संरचना का निर्माण करता है जिसको अपन बोलते हैं कोकून। और इसी कोकून के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक जो हैं वो क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं। फिर आपका जो 14वां खंड होता है, यानी क्लाइटेलम का जो प्रथम खंड है, क्लाइटेलम का प्रथम खंड कौन सा है, 14वां खंड है। वहां पर मध्य के अंदर, यानी मध्य पार्श्व सतह पे एक छिद्र उपस्थित होता है। कौन से खंड के अंदर, मध्य पार्श्व सतह पर एक छिद्र उपस्थित होता है जिसको अपन बोलते हैं मादा जनन छिद्र। ठीक है, तो ये जो छिद्र उपस्थित है इसको अपन बोलेंगे मादा जनन छिद्र, यानी फीमेल
जेनाइटल पोर, ठीक है। और ये कहां पर उपस्थित होगा? मध्य अधर सतह पर, यानी मिड वेंट्रल सरफेस पर यह उपस्थित होगा, ठीक है। तो क्लाइटेलम का जो प्रथम खंड है, क्लाइटेलम का प्रथम खंड कौन सा हो गया? 14वां खंड हो गया, ठीक है। तो वहां पर एक छिद्र उपस्थित होता है जिसको अपन बोलते हैं मादा जनन छिद्र, यानी फीमेल जेनाइटल पोर, जिसको अपन जो कहाँ पे इसकी लोकेशन क्या होती है? मध्य अधर सतह होती है, ठीक है बच्चों। फिर आगे चलते हैं। फिर आपका जो 17वां खंड होता है और जो 19वां खंड होता है, तो ये है 17वां खंड और ये है 19वां खंड, ठीक है। तो 17वें खंड और 19वें खंड पर ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं जनन पैपिला। इसको अपन क्या बोलेंगे? जनन पैपिला, ठीक है। कौन कौन से खंड में उपस्थित होगी? ये उपस्थित होगी 17वें खंड में और 19वें खंड में। कहां पे उपस्थित होगी? ये 17वें खंड में उपस्थित होगी और 19वें खंड में उपस्थित होगी, ठीक है। लोकेशन क्या होगी अगर अपन इसकी स्थिति की बात करते हैं? तो ये होंगे अधर पार्श्व सतह में स्थित होगी। कहां पे स्थित होगी? अधर पार्श्व। तो ये पूरी वेंट्रल साइड है और ये इसकी कौन सी स्थिति है? पार्श्व स्थिति है, ठीक है। संख्या में कितनी होगी? अगर इसकी संख्या की बात करें तो ये कितनी होती है? 2 पेयर, यानी टोटल कितनी होगी? ये 4, ठीक है। और अगर अपन इसके फंक्शन की बात करते हैं तो जब मैथुन होता है तो ये 2 फेरेटिमा को आपस में बांधे रखने में सहायक होती है, ठीक है। तो देखो केंचुआ जो होता है उसके अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी केंचुआ बाइसेक्सुअल है, ठीक है, यानी ये उभयलिंगी है। फिर भी इसमें 2 केंचुओं की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस केंचुए के अंदर केंचुआ उभयलिंगी होने के बावजूद इनमें 2 केंचुए की आवश्यकता क्यों होती है निषेचन के समय? तो ये इसलिए है क्योंकि केंचुआ जो होता है वो प्रोटएंड्रस होता है। केंचुआ कैसा होता है? प्रोटएंड्रस। प्रोटएंड्रस का मतलब हो गया कि केंचुए के अंदर जो नर जननांग है वो मादा जननांग से पहले ही विकसित हो जाते हैं। इसके नर जननांग मादा जननांग से पहले विकसित हो जाते हैं, इसलिए केंचुआ उभयलिंगी होने के बावजूद भी निषेचन के समय इसको दूसरे केंचुए की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब निषेचन हो रहा होता है तब ये जो जनन पैपिला है, देखो अब ये कैसे जनन करते हैं? देखो ये एक केंचुआ है, ठीक है, और ये दूसरा केंचुआ है। अब आपको ये दिखाई दे रही है ये वाली संरचना, ये ढक्कन के ऊपर वाली, इसको अपन बोलते हैं स्पर्मेथिकल पोर, यानी शुक्रग्राहिका छिद्र। आपको देखो दिखाई दे रहे हैं शुक्रग्राहिका छिद्र 1 2 3 और 4, 4 पेयर के अंदर शुक्रग्राहिका छिद्र है, ठीक है। और ये वाला जो केंचुआ है इसमें भी अपन ने शुक्रग्राहिका छिद्र बना दिए 1 2 3 4, यानी 4 पेयर, ठीक है। तो इसका शुक्रग्राहिका छिद्र और इसका शुक्रग्राहिका छिद्र दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट, इस तरीके से होंगे, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको? इस तरीके से दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के अपोजिट के अंदर होंगे, ठीक है। तो इसका जो शुक्रग्राहिका छिद्र है इसके मादा जनन छिद्र के सामने होगा और इसका शुक्रग्राहिका छिद्र इसके मादा जनन के तंत्र के सामने होगा। तो ये इसका अपन मादा जनन छिद्र भी बना लेते हैं। तो ये क्या है? इसका मादा जनन छिद्र, ठीक है। तो देखो आप, इसका शुक्रग्राहिका छिद्र है तो इसके मादा जनन छिद्र के सामने है। क्या है? देखो मादा जनन छिद्र के सामने। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। तो इस तरीके से मादा जनन छिद्र के सामने नहीं, नर जनन छिद्र के सामने। तो ये है आपका नर जनन छिद्र ना, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसके जो शुक्रग्राहिका छिद्र हैं
दूसरे वाले केंचुए के, इसके नर जनन छिद्र के सामने होंगे, ठीक है, और इसके शुक्रग्राही का छिद्र इसके नर जनन छिद्र के सामने होंगे, ठीक है। और ये जो जनन पैपिला है इसका काम क्या होगा, दोनों केंचुओं को आपस में बांधे रखने का काम करेगा। कब, इस तरीके से, मैथुन के समय। कब, मैथुन के समय। तो इस केंचुए के शुक्रग्राही का छिद्र इस केंचुए के नर जनन छिद्र के सामने होंगे, और इस केंचुए का जो नर जनन छिद्र है वो इस केंचुए के शुक्रग्राही का छिद्र के सामने होगा। इस तरीके से होगा, देखो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। इट्स दैट क्लियर, एनी प्रॉब्लम। तो जनन पैपिला का काम क्या होगा कि मैथुन के समय ये दोनों केंचुओं को बांधे रखने में सहायक होता है। मैथुन के समय दोनों केंचुओं को बांधे रखने में क्या होता है, ये सहायक होता है, ठीक है। तो मैथुन के समय दोनों केंचुओं को बांधे रखने में सहायक होगा कौन, जनन पैपिला, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नर जनन छिद्र की। तो जो आपका 18वां खंड है, तो 18वें खंड में जो अधर पार्श्व सतह है वहां पर एक जोड़ी क्या पाया जाता है, नर जनन छिद्र। तो ये है क्या, नर जनन छिद्र, ठीक है। और नर जनन छिद्र कौन से खंड में उपस्थित होते हैं, 18वें खंड में उपस्थित होते हैं। और इनकी लोकेशन क्या होती है, ये होते हैं अधर पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो 18वें खंड में पाया जाता है क्या, नर जनन छिद्र, जो अधर पार्श्व सतह पर उपस्थित होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके लास्ट सेगमेंट की। तो इसका जो लास्ट सेगमेंट है, उस लास्ट सेगमेंट को अपन बोलते हैं पाइजीडियम। तो इसका जो अंतिम सेगमेंट होता है, केंचुए का जो अंतिम सेगमेंट है, अंतिम खंड है, चाहे वो 100वां खंड हो, चाहे वो 111वां हो, 120वां हो या 118वां खंड हो, तो अंतिम सेगमेंट जो होता है वो कहलाता है पाइजीडियम। पाइजीडियम। और इस पाइजीडियम के अंदर एक छिद्र होता है जिसको अपन बोलते हैं गुदा। क्या बोलेंगे, गुदा, यानी एनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये लास्ट सेगमेंट जिसमें छिद्र होता है। तो अपन ने पढ़ लिया है स्पर्मेथिकल पोर, मेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर, जेनाइटल पैपिला और एनस। ये 1 2 3 4 5 6 छिद्र अपन ने पढ़ लिए हैं। वापस से इसको रिपीट कर देते हैं। इसका प्रथम खंड कहलाता है प्रोस्टोमियम कहलाता है। प्रोस्टोमियम में पाया जाता है मुख, और इस मुख की ओपनिंग को एक वेज आकार का स्ट्रक्चर कवर करता है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोस्टोमियम, जो बिल खोदने में भी सहायक होता है। तो इस प्रोटोस्टोमियम को अपन खंड में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसका 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 8वें खंड के अंदर 4 जोड़ी शुक्रग्राही का छिद्र पाए जाते हैं जो अर्धर पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं, जो शुक्राणुओं को संग्रहित करते हैं, ठीक है। इसके 14वें यानी क्लाइटेलम, जो गुलाबी रंग की पट्टी आपको दिखाई दे रही है, 14वें, 15वें और 16वें खंड में जो ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी हुई है, जो कोकून का निर्माण करती है, उसके प्रथम खंड के अंदर एक छिद्र पाया जाता है मध्य अधर सतह पर, जिसको अपन बोलते हैं मादा जनन छिद्र, ठीक है। फिर इसके 17वें और 19वें खंड के अंदर अधर पार्श्व सतह पर 2 जोड़ी क्या पाए जाएंगे, जनन पैपिला, जो मैथुन के समय दोनों केंचुओं को बांधे रखने में सहायक होते हैं। और 18वें खंड के अंदर अधर पार्श्व सतह पर नर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, जो संख्या में कितने होते हैं, 1 जोड़ी, ठीक है। और इसका जो अंतिम खंड है वो कहलाता है पाइजीडियम, जिसको अपन बोलते हैं गुदा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्लाइटेलम की स्थिति के आधार पर केंचुए को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अपन देखें क्लाइटेलम, तो क्लाइटेलम कौन से खंड में होता है, 14वें, 15वें और 16वें खंड में। तो इसके ऊपर के जितने भी खंड है, ठीक है, इसके ऊपर के जितने भी खंड है, ये वाले कहां तक, यहां तक, तो इनको अपन बोलते हैं सारे कौन से हैं, पूर्व क्लाइटेलर
क्षेत्र, यानी क्लाइटेलम से पहले के 14वां 15वां 16वां जो खंड है, ठीक है, यह कहलाएगा क्लाइटेलर क्षेत्र। 14वां 15वां और 16वां खंड क्या कहलाएगा? क्लाइटेलर क्षेत्र। और 17 से लेकर अंतिम खंड तक, 17 से लेकर अंतिम खंड तक यह कहलाता है पश्च क्लाइटेलर क्षेत्र। क्या कहलाता है? ये पश्च क्लाइटेलर क्षेत्र। ठीक है, तो पूर्व क्लाइटेलर क्षेत्र यानी 14वां 15वां 16वें से ऊपर के जितने भी क्षेत्र हैं वो कहलाएंगे पूर्व क्लाइटेलर क्षेत्र। 17वां 18वां 19वां यानी क्लाइटेलर से नीचे के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब कहलाएंगे पश्च क्लाइटेलर क्षेत्र। और 14वां 15वां 16वां क्या कहलाएगा? आपका क्लाइटेलर क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपका मॉर्फोलॉजी है। फिर अपन को बात करना है नेफ्रिडियोफोर का और डोर्सल पोर का। ठीक है, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं सीटी की। ठीक है, तो इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं सीटी। सीटी जो होती है वो किस में सहायक होती है? गमन में सहायक होती है। तो केंचुए के अंदर जो गमन है वो किसके द्वारा होता है? सीटी के द्वारा होता है। और सीटी जो है वो देह भित्ति में धसे होते हैं। देह भित्ति में धसे होते हैं, वह वलय में उपस्थित होते हैं। तो केंचुए के अंदर जो गमन है वो किसके द्वारा होता है? सीटी के द्वारा होता है। तो सीटी जो है केंचुए का क्या है? गमन अंग है। ठीक है, तो गमन अंग है। ठीक है, गमन में सहायक होता है, देह भित्ति में धसे होता है, वलय में उपस्थित होता है। अगर अपन यहां पर देखें तो प्रथम खंड, अंतिम खंड और अगर अपन क्लाइटेलम खंड को छोड़ दें बाकी सभी के अंदर क्या पाई जाती है? सीटी उपस्थित होती है। और कम से कम प्रत्येक खंड के अंदर 80 से 120 सीटी पाई जाती है। तो अगर अपन देखें इस डायग्राम के अंदर तो आप प्रथम खंड को छोड़ दीजिए, प्रथम खंड के अंदर नहीं पाई जाती है। और ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, ये कहलाती है रिंग ऑफ सीटी। ये दिखाई दे रही है आपको? तो इसको अपन बोलते हैं रिंग ऑफ सीटी। क्या बोलेंगे इसको? रिंग ऑफ सीटी। ठीक है, किस में सहायक होती है? गमन में सहायक होती है। एक खंड में, यानी प्रत्येक खंड में इनकी संख्या कितनी होती है? कम से कम 80 से 120। प्रत्येक खंड के अंदर कितनी सीटी पाई जाती है? 80 से 120। कौन कौन से खंड में ये एब्सेंट होती है? तो ये प्रथम खंड में एब्सेंट होगी। तो अगर अपन इसके एब्सेंट की बात करें तो कौन से खंड में एब्सेंट होगी? ये फर्स्ट सेगमेंट में एब्सेंट होगी। ठीक है, 14वें 15वें और 16वें सेगमेंट में एब्सेंट होगी। और लास्ट सेगमेंट में क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, तो सीटी जो है कहां कहां एब्सेंट होगी? प्रथम खंड में अनुपस्थित होगी, 14वें 15वें 16वें खंड में अनुपस्थित होगी, यानी क्लाइटेलम वाले क्षेत्र में अनुपस्थित होगी। और लास्ट सेगमेंट जिसको अपन ने पाइजिडियम बोला है उसमें अनुपस्थित होती है। तो अपन बना सकते हैं हर खंड में उपस्थित होती है। ठीक है, और वलय में उपस्थित होती है। और प्रत्येक खंड में इनकी संख्या कितनी होती है? 80 से 120। अब प्रथम खंड में एब्सेंट है, 14वें 15वें 16वें खंड में इसको एब्सेंट दिखाएंगे। और इन सब के अंदर उपस्थित होगी। और लास्ट खंड में इसको पन्ने का दिखा दिया? एब्सेंट दिखा दिया। ठीक है, तो सीटी कहां कहां अनुपस्थित होगी? पहले सेगमेंट में, 14वें 15वें 16वें सेगमेंट में, और लास्ट सेगमेंट के अंदर ये क्या होती है? अनुपस्थित होती है। यहां तक सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इनके नेफ्रिडियोफोर की। किसकी बात करेंगे? नेफ्रिडियोफोर की। तो देखो, नेफ्रिडियोफोर होते हैं उत्सर्जक छिद्र। उत्सर्जक छिद्र का काम क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। तो उत्सर्जक छिद्र का काम क्या होगा? इनका अगर अपन फंक्शन देखें तो ये क्या करते हैं?
उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो जो नेफ्रिडियोफोर होंगे वो उत्सर्जी पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, उत्सर्जी छिद्र कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केंचुए के अंदर उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो आप बोलोगे केंचुए के अंदर उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। और नेफ्रिडिया जो होते हैं उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं नेफ्रिडियोफोर, और उनका काम होगा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। तो आप छठे खंड तक छोड़ दो, छठे खंड के बाद, ठीक है, छठे खंड के बाद जितने भी खंड हैं, ठीक है, उनके अंदर लगभग 250 छिद्र पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं अपन नेफ्रिडियोफोर। अगर अपन इसी डायग्राम के अंदर देखें तो आप छठे खंड तक छोड़ दो, छठे खंड के बाद यहां पर ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे छिद्रों को अपन बोलते हैं नेफ्रिडियोफोर, यानी उत्सर्जक छिद्र। क्या बोलेंगे इनको, उत्सर्जक छिद्र। और कितने होते हैं संख्या में, प्रत्येक में होते हैं कम से कम 200 से 250। छठे खंड तक ये एब्सेंट होंगे, यानी इनको आप 1 से लेकर 6 तक एब्सेंट कर दीजिए। तो नेफ्रिडियोफोर जो होंगे वो छठे खंड के बाद स्थित होंगे। ठीक है, प्रत्येक खंड में इनकी संख्या होगी 200 से 250। ठीक है, और क्लाइटेलम वाले क्षेत्र में क्लाइटेलम में इनकी संख्या दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो उत्सर्जक जो छिद्र हैं वो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं, छठे खंड के बाद स्थित होते हैं, और क्लाइटेलम इनकी संख्या हो जाती है दुगनी, और ऐसे इनकी संख्या होती है 200 से 250। तो ये जो क्लाइटेलम वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। लगभग 500 से 1000 जो होते हैं इनके अंदर उत्सर्जक छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे प्रत्येक खंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन क्लाइटेलम में इनकी संख्या क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, बाकी छठे खंड से लेकर एंड तक मिलेंगे आपको, आप हर खंड के अंदर बना लीजिएगा ये। ठीक है, प्रत्येक खंड के अंदर होते हैं, लेकिन क्लाइटेलम की संख्या क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट छिद्र जिसको अपन ने बोला नेफ्रिडियोफोर। फिर अपन बात करते हैं उत्सर्जित छिद्र की, पृष्ठरंध्र की। तो पृष्ठरंध्र उपस्थित होते हैं 12वें खंड के बाद, जो अंतराखंडीय पट्टी होती है उसके मध्य पृष्ठ छिद्र पर क्या उपस्थित होते हैं, डॉर्सल छिद्र उपस्थित होते हैं, और अंतिम खंड के अंदर ये एब्सेंट होंगे। तो अपन डॉर्सल छिद्र की बात करें तो ये होंगे 12वें खंड के बाद अंतराखंडीय खांच में। ठीक है, कहां पे स्थित होंगे, 12वें खंड के बाद अंतराखंडीय खांच में स्थित होंगे, और अंतिम खंड में होंगे एब्सेंट। एब्सेंट होंगे लास्ट सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो कहां पे उपस्थित होंगे, देखो 12वें खंड तक छोड़ दो, 12वें खंड के बाद आपको जो दिखाई दे रहा है ये दो खंडों को बीच में जो जोड़ने वाली ये वाली जो संरचना है, कौन सी वाली है, ये वाली, इसको बोलते हैं अपन अंतराखंडीय खांच। ये जो है ना,
ये दिखाई दे रहा है हर खंडों को जोड़ने वाली संरचना, ये है अंतराखंडीय खांच। और 12वें खंड के बाद मध्य अवस्था के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 एनस में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो 12वें खंड के बाद जितनी भी अंतराखंडीय खांच है उसके प्रत्येक खंड के मध्य के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, उत्सर्जक छिद्र उपस्थित होते हैं। तो अगर इसको अपन देखें तो ये क्या है, उत्सर्जक छिद्र नहीं, पृष्ठ रंध्र। तो ये होते हैं पृष्ठ रंध्र यानी डोर्सल पोर। और इन डोर्सल पोरों के अंदर क्या होता है, एक द्रव बाहर निकलता रहता है जो इनकी त्वचा को क्या बनाए रखता है, नम बनाए रखता है। ठीक है, तो डोर्सल पोर से द्रव बाहर निकलता है जो केंचुए की त्वचा को नम बनाए रखता है। ठीक है, तो केंचुए की त्वचा को क्या कर देता है, ये नम बनाए रखता है। क्लियर। अगर आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है केंचुए को अगर आप नमक के अंदर या एल्कोहल के अंदर डाल दो तो क्या होगा, तो अगर आप केंचुए को नमक और एल्कोहल के अंदर डाल देते हो तो ये सारा का सारा द्रव बाहर आ जाएगा। ठीक है, और केंचुए की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने को पढ़ाया हुआ है कि जल जो होता है वो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। तो जब आप इसको नमक के घोल के अंदर डालोगे तो उसका सारा द्रव बाहर आ जाएगा और केंचुए की जो कोशिकाएं वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से केंचुए की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्लियर। तो ये सारे छिद्र अपन ने पढ़ लिए। मॉर्फोलॉजी आपकी खत्म हो चुकी है। कल अपन इसके देह भित्ति के बारे में पढ़ेंगे और इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें पाचन तंत्र होगा, श्वसन होगा। ठीक है, किस तरीके से श्वसन होता है, पाचन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जित परिसंचरण तंत्र क्या सा होता है, तो अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।